हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 2 इसलिए है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, ठीक है। उसमें आपका कमेंट था कि और भी क्वेश्चन चाहिए मॉडर्न फिजिक्स, और यह कमेंट सही भी था क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लेटरल एंट्री में देखे जाते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी रहते हैं एंड सब्जेक्टिव भी रहते हैं। डेट्स वाई आपको पार्ट 2 कवर करना भी जरूरी होता। और इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो से, यानी कि जो हम लोगों ने पहले मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1 में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे, सभी क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंत में हम लोग आपके कमेंट रिलेटेड बात भी करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, पार्ट 2 फ्रेंड्स देखिए, आपसे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 का पहला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया। पहला प्रश्न कह रहा है दी एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के या फिर वेवलेंथ के या फिर वेलोसिटी के या फिर एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ई बराबर हम लोगों का क्या हो जाता है, एच न्यू। यहाँ पे जो एन यू देख रहे हैं ना, ये न्यू को ही बता रहा है। तो आपको पता है ये जो न्यू है ये हमारी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, ये हमारी हो जाती है फ्रीक्वेंसी, बोले तो आवृत्ति हो जाती है। तो ई जो आप देख रहे हैं, अब जरा मैं पेंसिल का कलर चेंज कर रहा हूँ। ई जो क्या है, ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डैट मीन्स जैसे आप का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा फ्रेंड्स, वैसे ही आपका एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आपकी मतलब बोले तो एनर्जी होगी। मतलब जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा ना फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइएगा वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। बोले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी की, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो फ्रेंड्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब हम लोग इसी फार्मूला को फ्रेंड्स आगे लिखेंगे तो ये हम इसे लिख सकते हैं ना, एच बाई, इन न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। लेमडा बोले तो ये हमारा हो जाता है वेवलेंथ हो जाता है। ये जो सी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, जस्ट ये इसका वैल्यू है। तो आप लोगों ने इसे याद रखना है, न्यू के जगह पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों का फ्रेंड्स काम आता है। सी हमारा क्या हो जाता है, सी हम लोगों का बोले तो लाइट की स्पीड हो जाता है, जो कि आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। लैम्डा क्या है, तो लैम्डा हमारा वेवलेंथ। अब जरा ध्यान दीजिए, ई और आपका लेमडा बोले तो वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ है ना, C/λ। डैट मीन्स यदि पूछता एनर्जी ऑफ फोटोन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोग वेवलेंथ को टिक करके आते हैं, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो फ्रीक्वेंसी का होता है। तो आपने इसे याद रखना, इस फार्मूला को याद रखना फ्रेंड्स। आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, सब चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा। सी आपको पता रहेगा, लैम्डा आपको दे दिया जाएगा, बोले तो वेवलेंथ आपसे, फोटोन की एनर्जी यहाँ पे पूछा जाएगा। एच हमारा क्या है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन सा फिनोमेना, मतलब कौन सा क्रिया बताता है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर पोलराइजेशन। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही जानते हैं कि हमारा जो क्या है, जो हमारा पार्टिकल नेचर, लाइट जो है हमारा पार्टिकल नेचर शो करता। और ये किसने बताया था, तो ये आपको हम लोगों ने किसने बताया था, तो आइंस्टाइन ने बताया था। कैसे कि जो हमारा जो लाइट है वो क्या है, एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल ही हमारा क्या है, वो पार्टिकल ही हमारा फोटोन हो जाता है। लाइट क्या है, हमारा एक पार्टिकल है, और वो पार्टिकल क्या है, हमारा फोटोन है। किसने बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था। कौन से फेनोमेना से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेना से। इसमें से कुछ भी पूछे आपको टिक करके आना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, जैसे मतलब वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे क्या हो, इस मेटल, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट, यानी इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब वो कम से कम एनर्जी की बात कर रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, वर्क फंक्शन इज मेजर्ड। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था। बोला वर्क फंक्शन को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो वर्क फंक्शन बेसिकली हमें क्या बताता है, एनर्जी बताता है। और एनर्जी किस चीज़ में हम लोग मेजर करते हैं, तो फ्रेंड्स जूल में मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
अब न्यूटन को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो न्यूटन हम लोग फोर्स मेजर करते हैं। फोर्स क्या है, मतलब कितना धक्का लग रहा है, खींच रहा है, तो उसे हम लोग फोर्स में मेजर करते हैं न्यूटन को। एम्पियर क्या, एम्पियर से हम लोग क्या मेजर करते हैं फ्रेंड्स, एम्पियर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो ये हमारा हो गया, आपने ऐसा यूनिट याद रखना है। एंड टेस्ला क्या है, तो टेस्ला हमारा हो जाता है मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ला को मेजर करते हैं। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है वेबर से हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मे बी सेट 1 में डिस्कस किया था वेबर को किस चीज़ में मेजर करते हैं। इसे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेबर वाला। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। सभी ऐसा यूनिट आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का सीधा सीधा कहना है कि वह कम से कम नेगेटिव वोल्टेज, जिससे कि जो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, इधर से देखते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है, मेटल पे हिट करता है, मतलब वह मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज जिससे क्या करे, इसको इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोक दे, उसको फॉलो को स्टॉप कर दे, वही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे हम लोगों का क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसे आपने ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बनता हुआ यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, हायर फ्रीक्वेंसी गिव हाई काइनेटिक एनर्जी। अब क्या आपको करना है, इसको रोकना है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी को कम करना रहेगा ना। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो हाली 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 बहुत तेज़ी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, बट क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब उसको रोकना है तो क्या करना है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, अपने उसे कम करना है फ्रेंड्स। कह रहा है दी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड प्रोपोर्शनल टू। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखे थे ऐसे ऐसे जो भी हम आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किस चीज़ पे, तो लाइट की इंटेंसिटी, मतलब वो कितना क्षमता से निकल रहा है, उसका कितना इंटेंसिटी है फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा ना, उतना ज़्यादा इसमें से क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट रहेगा। जैसे देखिए मोर इंटेंसिटी यानी मोर फोटोन, और जितना ज़्यादा फोटोन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टाइप से इसे नहीं हो पाया, उतना ज़्यादा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब क्या कर रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फ्रेंड्स, वो लाइट जो हम लोग लाइट देखे होंगे फोटो इलेक्ट्रिफिकेट, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या करता है, लाइट स्ट्राइक करते हैं, तो वो लाइट है ना उसका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना इंटेंसिटी उतना फोटोन उतना इलेक्ट्रॉन्स आपका इमिट करेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, विच पार्टिकल हैज अ मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज। आपको विशिष्ट चार्ज बोले तो विशिष्ट आवेश बताना है, सबसे ज़्यादा किस पे रहेगा। तो फोटोन की बात करें तो फोटोन हम लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले देखिए ऑप्शन देखते हैं, प्रोटॉन है, फिर हम लोगों का अल्फा पार्टिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन है, एंड फिर हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे हमारा सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज रहता है, कितना रहता है, तो 1.76 इंटू 10⁻11 कैलोरी पर केजी, ये हमारा हो जाता है स्पेसिफिक चार्ज हो जाता है। और हमारा न्यूट्रॉन फ्रेंड्स न्यूट्रल हो जाता है। तो इसे आपने याद रखना है, मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज आपको किस पे देखने को मिलेगा, तो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन पे हो जाता है। करेक्ट आंसर बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए आपसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन तो बता दिए कि वो लाइट क्या है, पार्टिकल है, और वो पार्टिकल फोटोन है। आइंस्टाइन बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बताया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बट वो कौन सा इक्वेशन दिए फोटो इलेक्ट्रिक से, तो वो इक्वेशन दिए एनर्जी E बराबर एच न्यू। हमने जस्ट आपको पढ़ा, ये जो देख रहे हैं ना एच न्यू, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू, ये जो के देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर, ये फाई लिखा हुआ है PHI, मैं यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया था फ्रेंड्स, सॉरी। फाई प्लस क्या हम लोगों का हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। यह इक्वेशन हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आइंस्टाइन दिए थे, तो आपने इसे याद रखना, ये कभी कभी आपको पूछ सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जो कि यहाँ लिखा हुआ प्लस काइनेटिक एनर्जी के योगफल यानी सम के बराबर हमारा होता है। तो अपने इस फॉर्मूला को याद रखना। मे बी कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये वैल्यू ना दे, ये वैल्यू दे, देन आप वहाँ से एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं फ्रेंड्स मॉडर्न फिजिक्स से न्यूमेरिकल को कवर करना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसके लिए डेडिकेटेड एक न्यूमेरिकल सेशन होना चाहिए, जिसमें हम लोग ओनली न्यूमेरिकल को और फार्मूला को फोकस करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया द मास ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब न्यूक्लियस का मास क्या है। ऑप्शन को पढ़िए फिर आपको पता चलेगा। इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये न्यूक्लियस है
तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है, न्यूट्रॉन, सॉरी फ्रेंड्स सॉरी, इसके अंदर हमारा क्या रहता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है। ठीक है, दो चीज़ रहता है। तो इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मासेस। तो ये ऑप्शन भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सही लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है। फिर कह रहा है मोर देन द सम, मतलब सम से ज़्यादा होता है। फिर कह रहा है लेस देन द सम एंड डबल ऑफ द सम। तो देखिए जो न्यूक्लियस का मास जो होता है ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। ठीक है, इक्वल टू द सम नहीं होता है। क्या होता है ना, जब दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिलते हैं, तो जब दोनों कोलाइड करते हैं, मिलते हैं, तो क्या करते हैं, ये दोनों मिलके जुड़ते हैं और यहाँ पे कुछ मासेस का लॉस होता है, मतलब उसका मास कमता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ उसका द्रव्यमान में कमी होता है। तो लेस दैन द सम, लेस दैन द किसके सम, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यही हमारा बाइंडिंग एनर्जी होता है। देखिए दोनों मिल रहा है ना फ्रेंड्स। अब दो चीज़ों को आपस में टकराएगा तो देखिए, जैसे आपके पास दो लड्डू, उसको टकराएगा तो थोड़ा सा नीचे झड़ रहा है ना, सेम एग्जैक्ट नहीं समझना, बस माइंड में समझिए। वैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और कोलाइड हो रहे हैं, मिल रहे, तो दोनों क्या किया, टकराए, जिससे क्या हुआ, मास में थोड़ा सा लॉस आया, और वो जो मास है ना, जो लॉस आया, वही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स। वो लॉस नहीं हो रहा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है अनदर फॉर्म में। तो डैट मीन्स लेस दैन द सम। आप एग्जाम्पल ध्यान में रखना, दो लड्डू लीजिए, आप उसको टकराइए, क्या होगा, थोड़ा सा कम हो रहा है ना, डैट मीन्स वो लेस दैन द सम। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एग्जैक्ट हम लोगों का इक्वल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसे आपने ध्यान में रखना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। कह रहा है द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग जूल पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसे आपने याद रखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम लोगों का कितना होता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमारा होता है 6.626 इंटू 10⁻−32 जूल पर सेकेंड होता है। ये 32 है फ्रेंड्स, 12 मत समझना आप प्लीज़। तो इसे आपने याद रखना है, ये न्यूमेरिकल बनाने में आपके काम आता है। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज इन न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन बोला ना, तो आप लोग हिंदी में समझे होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे, नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिकीय विखंडन में हम लोग कौन सा का उपयोग करते, किसका यूज करते, तो हम लोग यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। ये क्या है, यूरेनियम का आइसोटॉप है, समस्थानिक है। तो यूरेनियम 235 हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं नाभिकीय विखंडन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका एक ये बड़ा सा हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। जरा समझिएगा फ्रेंड्स, पहले मान लीजिए ये कितना था, 100 ग्राम था, फिर क्या हो गया, ये 50 ग्राम हो गया, अब ये 25 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे हर एक क्रम के बाद ये कितना हो जा रहा है, आधा बच रहा है, फिर इसके बाद आधा बच रहा है। ये कंटिन्यूसली बचते रहेगा जब तक कि ये पूरा क्षय ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, डिके ना हो जाए। तो हाफ लाइफ क्या है, द टाइम ऑफ हाफ एटम टू बी डिके, मतलब वो आधा एटम, मतलब वह टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ तो भैया समय लगेगा ना, तो वही टाइम पीरियड है हाफ लाइफ, जिसमें वो मेटल क्या हो रहा है, आधा क्षय हो जा रहा है, फिर आधा क्षय हो जा रहा है, यही टाइम पीरियड। और हाफ लाइफ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसको हम लोगों ने सेट 1 में कवर किया था। मैं यहाँ पे फिर से हाफ लाइफ का एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो का देखिए। हाफ लाइफ हमारा क्या था, NT। एनटी मतलब जो सब्सटेंस हमें बचेगा कितना, जैसे बोल देगा आपको 1 घंटे बाद या फिर 1 साल बाद वो सब्सटेंस हमारा कितना बचेगा, तो रिमेनिंग एनटी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, एन नॉट, जो सब्सटेंस पहले था। ये बस उसके मतलब बताया ना कि पहले 1 kg था तो अब कितना बचा, ये जानने के लिए है। एंड 1/2 का पावर क्या, टी, टी हमारा क्या है, मतलब जो आपको टाइम दिया गया, एंड बटा टी हाफ कहेंगे। ठीक है, टी हाफ बोले तो हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, और टी के मतलब टाइम दिले पूछ रहा होगा 10 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, तो यहाँ पे वही रखेंगे, टाइम रखेंगे, और 1/2 के पावर T/हाफ। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप सेट 1 को वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मैंने ईजिली एक्सप्लेन किया हूँ। मैंने बस याद दिलाने के लिए यह फार्मूला को फिर से लिखा था। फार्मूला लिखते जाइए और अपने दीवार पे स्टिच करके रखिए। कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज इंटेंसिटी इंक्रीज। हमने आपको बताया कि जैसे ही आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कीजिएगा क्या रहेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन तेजी से निकल रहे हैं यानी फोटोन बढ़ रहा है, यानी डैट मीन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी, जितना आप लाइट का इंटेंसिटी को बढ़ाइएगा, उसकी क्षमता को बढ़ाते जाइएगा, उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया दी एनर्जी इक्विवेलेंट 1 AMU। 1 AMU आपके कितने के बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए 1 AMU आपके 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आपने इसे याद रखना है फ्रेंड्स। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है आप ये बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है? कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमारा हो जाता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछले ईयर नहीं, पिछले के पिछले ईयर पूछा गया था। 1 AMU आपके कितने के बराबर होता है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आप याद रखिए। कभी कभी मे भी यह ना पूछ के आपसे एग्जाम में पूछ दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया आइसोटॉप यूज टू एटॉमिक बम। एटॉमिक बम बोले तो परमाणु बम आप लोग बहुत नाम सुने होंगे। परमाणु बम में कौन सा आइसोटॉप बोले तो समस्थानिक यूज करते, तो उसमें हम लोग यूरेनियम 235 उपयोग करते हैं। और परमाणु बम आप पे किस पे कार्य करता है? तो नाभिकीय क्या काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। तो उसे आप लोग याद रखिएगा। जरूरी नहीं आपसे एग्जाम में यह पूछ सकता है परमाणु बम किस पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। उसमें क्या होता है, दो एटम क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। बोले तो हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन। विखंडन में क्या हो रहा है? विखंडन में दो एटम है ना, आपस में टूट रहा है, यानी कि वो टूटने के कारण एनर्जी डेवलप हो रहा है। और हाइड्रोजन बम में क्या रहता है, दो एटम आपस में मिलते हैं। और हाइड्रोजन बम बोले तो नाभिकीय बोले तो क्या कर रहा है, नाभिकीय संलयन कराने के लिए बोले तो नाभिकीय संलयन। उसमें क्या कहता है, दो एटम जुड़ता है हमारा। तो नाभिकीय संलयन ना बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर रहता है तभी पॉसिबल है। ऐसे दो एटम आपस में पास में जल्दी नहीं आते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल इस फ्रेंड्स का आंसर हम लोगों का 235 हो जाएगा। एटॉमिक बम में हम लोग एटॉमिक बम में यूज करते हैं और ये हमारा नाभिकीय संलयन पे हम लोगों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उसी से आधारित है। न्यूक्लियर फिशन बोले तो नाभिकीय क्या कर रहा है, यहाँ पे संलयन हो रहा है, मतलब दो एटम आपस में मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल रहा है। जो ये क्रिया किस में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है, आप याद रखिएगा। और जो सूरज से हमारा एनर्जी आ रही है सन, उसमें भी यही क्रिया हो रहा है। तो हाइड्रोजन बम बोले तो नाभिकीय फ्यूजन कराने के लिए, बोले तो दो एटम को पास लाने के लिए, नाभिकीय संलयन कराने के लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर नहीं देंगे दोनों एकदम पास में नहीं आने वाला। सीधा समझिए, ये एग्जांपल इससे रिलेट नहीं कर रहा, बट आपके माइंड में समझने के लिए। जैसे चुंबक रहता है नॉर्थ और साउथ, उसको ज़बरदस्ती दबाते कैसे दोनों रिपेल करता है, फिर भी बहुत ज़्यादा आप दबाइएगा तो देखिएगा सटेगा फिर हट जाएगा। सेम उसी तरीके से दोनों पास नहीं आते, लेकिन जब हम लोग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर करते हैं देन वो पास आते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे सूरज से हम लोगों के पास गर्मी भी आ रही है और हाइड्रोजन बम जो प्रलय करने के लिए काफ़ी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाभिकीय संलयन और विखंडन दोनों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन का जो मास हमारा होता है जीरो रहता है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, आपने याद रखना है। प्रोटॉन का मास हमारा क्या है, ये एक हमारा मासलेस पार्टिकल है, इसका कोई मास नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सरे प्रोड्यूस, एक्सरे हम लोगों का कब आता है, यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक्सरे हमारा दोस्तों कब आता है, तो जब हमारा इधर देखेंगे एक मेटल सीट रहता है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इधर से लाइट हम लोग मार रहे हैं और इधर से मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है, देन आ रहा है, यानी फास्ट इलेक्ट्रॉन हिट्स द मेटल टारगेट, मेटल टारगेट पे हिट करता है, देन आपका एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कराया गया, तो उसे आप लोग जरूर कवर कर लें फ्रेंड्स प्लीज। कह रहा है विच रेडिएशन हैज़ अ हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता कौन से आपके किस में हो जाती है, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता अल्फा में होती है, बीटा में होती है, फिर गामा में होती है, या फिर इंफ्रारेड में। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर की हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर आपका किस में हो जाता है, गामा रे में होता है। इससे बच के रहिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वेदन क्षमता हड्डी तक को आपको छेद सकता है। फिर सबसे कम किस में होगी, तो सबसे कम यहाँ पे फ्रेंड्स अल्फा बीटा गामा में सबसे कम की बात करें तो हमारा अल्फा की होती है, इसे याद रखिएगा। देन उसके बाद बीटा आता है, देन उसके बाद गामा आता है। अगर इंफ्रारेड वेव की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्रेंड। तो इंफ्रारेड क्या है ना, इंफ्रारेड का सबसे सबसे कम होता है। ये क्या है ना, आपका जो स्किन है ना, स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखे होंगे जो हम लोगों का आर्मी लोग होते हैं ना, नाइट में भी कैसे देख पाते हैं, तो इंफ्रारेड विजन की वजह से वो हीट को क्या करती है, जो हमारा बॉडी है तो वो हीट एब्जॉर्ब, हीट इससे कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो इंफ्रारेड क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और वो जो हमारे लोग के जो सोल्जर है उनको पता चलता है, तो वो लोग इसे यूज करते हैं। तो सबसे कम इंफ्रारेड की होती है, आप ये बात ध्यान रखिए। और अल्फा बीटा गामा में हमारा सबसे कम अल्फा का हो जाता है।
अल्फ़ा क्या है ना, आप अगर पेपर का एक शीट लेके आइएगा ना तो अल्फ़ा क्या है, इसको पेनिट्रेट भेद नहीं कर पाए। पेनिट्रेट मतलब छेद के बाहर निकलना, लेकिन गामा रहे तो आपको क्या हड्डी पड्डी सबको छेद के बाहर निकल जाएगा। और बीटा दोनों को बीच में आता है फ्रेंड्स। आप इस क्रम को याद रखिएगा, एग्जाम में आगे पीछे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व हमारा नहीं रहता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारा मास कंजर्व नहीं रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंजर्व मतलब संरक्षित क्या नहीं रहता है, तो हम लोगों का मास संरक्षित वहाँ पे नहीं रहता है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है दी डी के कांस्टेंट। डी के कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, ये आपका हाफ लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। पूछा कभी भी नहीं गया है, बट हम लोग जान लेते हैं हाफ लाइफ से यदि न्यूमेरिकल ना पूछे तो मे भी बहुत कम चांस होता है पूछ ले। आप लोग बोल रहे हैं ना हार्ड क्वेश्चन नहीं इंक्लूड कर रहे, डेट्स वाई हम लोग कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। कह रहा है द डी के कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ रिलेटेड टू। हाफ लाइफ किसके रिलेटेड है, तो ये हमारा रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाता है टी इज इक्वल टू ln2। ln2 कहने का मतलब इसका टोटल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे टोटल फार्मूला नहीं लिखा गया है, आपको बस समझने के लिए। मतलब हाफ लाइफ t1/2 बोले तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू हमारा क्या होता है ln, बोले तो log 2 बाई हम लोगों का क्या हो जाता है लेमडा। और ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना log 2, इसी का मान हमारा हो जाता है t1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। अपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसे और इसे दोनों याद करके रखना। बहुत कम चांस से पूछा जाए, बट इससे क्या होगा आपके एग्जाम में आपसे इसे हाफ लाइफ निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आप क्या करना है इजीली कैलकुलेट कर लेना है। आपको यहाँ पे लेमडा दिया रहेगा, आपको मतलब लेमडा यहाँ पे क्या है, तो लेमडा हमारा डीके कांस्टेंट है, मतलब वो कितना आपको डीके कांस्टेंट नहीं, ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा कि डीके कांस्टेंट आपका इतना है। देन आप क्या करें, आप हाफ लाइफ को कैलकुलेट करके बताइए, यानी लेमडा आपके एग्जाम में गिवन रहेगा, देन आपको उसका आंसर को कैलकुलेट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी के कॉन्स्टेंट किससे रिलेटेड है, तो हमारा TN ln log 2 बाई लेमडा होता है। हाफ फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, टोटल फार्मूला लिखने में मिसिंग हो गया, बट इसे याद रखना है। इस फार्मूला को आप नोट डाउन कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने इस फार्मूला को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं बने, बट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट रेडिएशन, मतलब रेडिएशन। अब हम लोग जान रहे हैं ना, आप लोग जानते होंगे परमाणु बम फट रहा है, बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा देख रहे हैं, गामा इतना ज़्यादा रेडिएशन है। अब भैया आप रेडिएशन को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से तो मेजर कीजिएगा ना, तो उस मेजर को यूज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो गाइगर मोलर काउंटर का उपयोग हम लोग रेडिएशन को मेजर करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए आप परमाणु बम ज़्यादा अभी न्यूज में टॉपिक में बन रहा है, तो मे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन को क्लियर करना है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन बम देखे, फिर क्या करें हम लोग सूरज से देखे किस लिए आ रहा है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन दोनों देखे ना, नाभिकीय लयन विखंडन। तो इसको मेजर किस लिए कर रहे हैं हम लोग रेडिएशन को, तो गाइगर मोलर काउंटर से करते हैं। याद रखना, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, कितना वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है। थर्मोमीटर से क्या हम लोग करते हैं, तो थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मल्टीमीटर क्या, मल्टीमीटर आप लोग देखोगे, आप लोग जब टीवी उवी बनाने जाते हैं तो वहाँ एक मल्टीमीटर रहता है, उसमें क्या करते हैं करेंट वोल्टेज रेसिस्टेंस सब चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं। आप लोग को ये पता होगा फ्रेंड्स। तो गाइगर मोलर काउंटर आप लोग याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियस फॉर्म, जब मतलब न्यूक्लियस बन रहा है। देखिए मैं फिर से वही एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, इसमें क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हमारा न्यूक्लियस है और न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन। न्यूक्लियस बन रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है, हाँ भैया, जब दोनों बनता है पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता ही है, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ना है, एक को टिक करके नहीं आना। मैंने पिछली वीडियो में बताया, जब भी आपको बोथ ऑफ द अबव दे या फिर नन ऑफ द अबव दे, उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। और अक्सर यदि आप तुक्का मारते हैं तो बोथ को टिक कीजिएगा, बट मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं कर रहा हूँ तुक्का मारना, अभी आपने पढ़ना, आपके पास टाइम है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। अब भैया किसी चीज़ को एनर्जी ब्रेक करने के लिए भी आपको एनर्जी लगेगी, तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगी, तो वही हमारा क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या, देखिए पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी से भी उसको हम लोग समझते हैं। एंड सेकेंड क्या, जब आप इसको तोड़िएगा तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी आता है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसी को मतलब बताता है कि न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, यानी बन रहा है या फिर उसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। इससे पहले हम लोगों ने एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वाला ना, उसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है, दी वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे
थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.26 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है हमारा 32 जूल पर सेकेंड होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपने डायरेक्टली भी याद रखना है और न्यूमेरिकल बनाने में आपका यह काम आएगा फ्रेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट हैपन टू एनर्जी मास डिफेक्ट। एनर्जी मास डिफेक्ट में हम लोगों का क्या रहता है, तो हम लोगों का कन्वर्टेड बाइंडिंग एनर्जी। कन्वर्टेड बाइंडिंग एनर्जी कैसे होता है, जरा इस क्वेश्चन को समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा न्यूट्रॉन है एंड आपका प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। आपने याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को टिक करना है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट हैपन एनर्जी मास डिफेक्ट। एनर्जी मास डिफेक्ट में क्या है ना, जब दोनों पास आते फॉर्म होते, तो मैंने आपको बताया था ना क्या होता है हमारा, कुछ न कुछ मासेस का लॉस होता है। कैसे होता है, दोनों जब हम आपको लड्डू बताए तो दो लड्डू को टकराइए, कुछ न कुछ झड़ेगा ना, वो जो मास झड़ के क्या होता है एनर्जी में बन जाता है। तो क्या मास डिफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा जो झड़ रहा है लड्डू का बुनिया, यानी उसका द्रव्यमान बोले तो उसका वजन कम हो रहा है, यानी मास तो कम हो रहा है ना। तो यही हमारा क्या हो जाता है, जो मास कम हो रहा है यही हमारा हो जाता है कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास जो है वो किस चीज़ में फिर बदल गया, एनर्जी में बदल गया। दोनों टकराया, कुछ जो हमारा एनर्जी निकला, मास जो झड़ा कमा आपका लड्डू का चीज़, वो क्या एनर्जी में बदल जा रहा है, किस चीज़ में, जब आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकरा रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो जो चेंज हो रहा है वही हमारा क्या हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। मॉडर्न फिजिक्स के अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में 30 MCQ किए, इसमें हम लोगों ने 25 किए। पूरा अभी तक हम लोगों ने ओनली सब्जेक्टिव किया है, तो आप लोग को पता होगा हम लोगों ने अभी तक ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया फ्रेंड्स। यदि आप चाहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग न्यूमेरिकल को भी कवर करें, तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है हाँ इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल सेशन चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मॉडर्न फिजिक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। एंड आपकी ये क्योरी थी फ्रेंड्स कि हम लोग जो सेट कर रहे हैं ना, अभी तक हम लोगों ने सेट 1 एंड 2 किए, तो सेट एंड 1 एंड 2 जो है ना वो आपकी पूरी की पूरी PYQ पे ही बेस्ड है। पूरी की पूरी PYQ जो आपके 2023 में पूछे गए थे और 24 में पूछे गए थे, क्योंकि मैं उसी समय से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता था ना। तो 2023 और 24 से आपका पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है सेट 1 एंड 2 में। और अभी आपका सेट 3 की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सेट 3 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और हाँ, मैथमेटिक्स की वीडियो की बात करें तो मैथमेटिक्स की वीडियो आज शाम से मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। और प्रीवियस वीडियो भी मैथमेटिक्स की अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया था पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप कमेंट बॉक्स, सॉरी फ्रेंड्स, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और सेट 3 का वेट कीजिए, वो भी आपके PYQ पे ही बेस्ट मिलेंगे। थोड़ा लेट हो रहा है बनाने में, बट आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिए, सेट 3 जल्दी मिलेगी। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।